अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है अबाउट इको साउंड में जो हमें एक रिपीटेड आवाज़ सुनाई देती है, हम उसको इको कहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इको से। इको क्या है? इको एक ऐसा साउंड है जो कि रिपीटेड है, बिकॉज साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं बैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोली हूँ मेरी आवाज़ टकरा के वापस आ जाएगी, वो इको प्रोड्यूस होगा वहाँ, ठीक है। तो एक कह रहे जो साउंड है, साउंड जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर वो जो है वो टकरा के वापस आ रहा है उस पॉइंट, वो वाला। जैसे कि यहाँ उन्होंने दिखाया है कि अगर ये यहाँ पर साउंड वेव है ये वाली, तो यहाँ पर से टकराने के बाद ये जो वापस आ रही है ये वाली वेव, ये वाली जो ये वाली है वो इको कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उन्होंने कहा जब आप रबड़ बॉल को दीवार के ऊपर फेंकते हो, टच करके वो वापस आपकी तरफ आ जाती है, बाउंस बैक। ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है। आप देखिए इसकी डायरेक्शन क्या थी और वो ऑपोजिट हो गई इको की डायरेक्शन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इको साउंड क्या, वो इको की साउंड जो है वो सेम होगी जितनी ओरिजिनल साउंड की थी। ओके, आगे चलते हैं। इको इज हेयर्ड क्लियरली व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इको हमें तब अच्छे से सुनती है जब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमसे एटलीस्ट 17 मीटर दूर हो। आप अगर रात के वक्त बाहर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं कि बाहर अगर आप जाते हैं तो क्या होता है, आप बोलते हैं या फिर आप ऐसे कमरे में हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, तो वहाँ पर भी आपकी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। इको जो है वो सुनाई दी जा सकती है इन स्मॉल स्पेसेस एंड विद हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक वॉल, के छोटी स्पेसेस में भी सुनाई दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए करना क्या होता है कि हमारी जो वॉल है वो हार्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी वॉल होनी चाहिए बस। दैट इज़ वाई इको कैन बी हर्ड इन द कैन्यन, केव एंड द माउंटेन रेंज। तो वो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो कैनियन मतलब जो वादियाँ होती हैं, केव गार होती हैं, और माउंटेन रेंज पहाड़ी इलाके जो भी होते हैं, कहने का मतलब ये है वो वाली साइड जहाँ पर आसपास जो है वो लोग कम हैं और आपकी आवाज़ जो है वो टकरा के वापस आ रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं साउंड जो है वो ऑल टाइम रिफ्लेक्टेड नहीं होते। इफ़ दे मेट अ साउंड, अगर वो सॉफ्ट सर्फेसिस है, हमारा साउंड जो है वो सॉफ्ट सर्फेसिस से मिल जाकर टकरा रहा है, सच एज कुशन्स, दे विल बी अब्सॉर्ब एंड विल नॉट बाउंस बैक। अब इसकी ना मैं आपको एक मज़ेदार रीज़न बताती हूँ। रीज़न नहीं कि मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या होता है। मैं ना 3-4 दिन पहले एक स्टूडियो में गई थी, तो फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, वहाँ पर मैंने क्या देखा कि ना वहाँ पर ऑल द डेकोरेशन, जितनी भी वहाँ पर वॉल्स की साइड पे जो भी हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं, उन्होंने टाइल्स, डेकोरेशन पीसेस, हर चीज़ फॉर्म की बनाई हुई थी, कुशन्स की बनाई हुई थी। अच्छा, वहाँ पर लोग अगर जाते हैं जिनको इस बारे में नहीं इतना इल्म, जो मेरे साथ गई थी, वो मुझे वहाँ जाके कह रही थी कि देखो सस्ता काम किया है इन्होंने, डेकोरेशन के लिए कुशन्स लगाए हुए हैं। शी नेवर नो कि इसके पीछे की रीज़न क्या है। एक्चुअल में क्या रीज़न थी? यही रीज़न थी कि जब हम रिकॉर्डिंग करवाते हैं किसी भी सॉन्ग की या किसी भी नात की भी रिकॉर्डिंग जो होती है, अगर तो वहाँ देखिए, वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल भी शोर नहीं था, तो पॉसिबल था कि हमारी आवाज़ वापस टकरा के आएगी अगर सर्फेसिस जो थी वहाँ हार्ड होती। लेकिन वहाँ पर जितनी भी सर्फेसिस थी वो बिल्कुल कुशन्स थी, सॉफ्ट सर्फेसिस थी, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो अब्जॉर्ब हो रही थी, बाउंस्ड बैक नहीं हो रही थी। जैसे अब मैं अगर रूम में बैठी हूँ, मैं आपसे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ बाउंस्ड बैक हो रही है। लेकिन इन केस ऑफ दैट स्टूडियो, मैं वहाँ देख के बिल्कुल ही हैरान रही कि इतनी डिटेल्स पर भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है कि हमारे जो है वो, सो ये था सारा सिनेरियो अबाउट द इको। उसके बाद चलते हैं आर
मेन टॉपिक जो है वो है थंडर साउंड रीचेज द ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। ये क्या है? ठीक है, जब बिजली गरजती है तो क्या होता है कि आवाज़ गूंज आती है। आवाज़ जो है वो कह रहे हैं कि जो आवाज़ है ना वो बाद में आती है, पहले लाइट गिरती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? कह रहे लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। दोनों आसमानों में एक साथ ही होते हैं, क्योंकि ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रिलीज की वजह से। थंडर जो है एक साउंड वेव है, वेयर एज जो लाइटनिंग है वो इमिशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, तो इसीलिए कह रहे हैं लाइटनिंग पहले देखी जाती है, लेकिन थंडर जो नहीं उसकी जो आवाज़ है वो बाद में हमें सुनाई देती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। ओके, फिर आता है जो फैक्टर के अच्छा इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है कि यही फैक्टर कि अब लाइट पहले हमें नज़र क्यों आती है, साउंड बाद में क्यों सुनाई देता है? इसलिए कि जो लाइट है वो फास्टर ट्रैवल करती है देन साउंड। ओके, मीन्स यू सी लाइटनिंग इमीडिएटली, आप फौरी लाइटनिंग देख लेते हैं, लेकिन साउंड आपको थोड़े सेकंड बाद आप तक पहुंचता है और आपको सुनाई देता है। ओके, उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का? अब कह रहे हैं एम्पलीट्यूड हमें बताता है कि हाउ मच एनर्जी इज देयर विद द वेव, तो वेव में कितनी एनर्जी है। जैसे कि अब ये देखें यहाँ पर एक इसका एम्पलीट्यूड यही था ना, ये डिस्टेंस, इसका एम्पलीट्यूड कम है, ये हमें बता रहा है कि ये लो एनर्जी साउंड, लो एनर्जी वेव है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब एनर्जी वेव बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर हाई एम्पलीट्यूड वेव इज हाई एनर्जी वेव वही, और लो एम्पलीट्यूड वेव इज लो एनर्जी वेव। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इन केस ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव के केस में क्या होता है कि हाई एम्पलीट्यूड साउंड विल बी लाउड एंड लो, वही लो एम्पली। अगर आप इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस होंगे, आप वॉइस रिकॉर्ड करके देखिएगा, आप आहिस्ता बोलेंगे तो आपको उसका साउंड भी आहिस्ता ही सुनाई देगा। ओके, सो ये सारा इसीलिए है कि हमें जो है वो अगर लो एनर्जी वेव है तो हमें आवाज़ भी कम ही सुनाई देगी, अगर हाई एनर्जी वेव है तो हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। ओके, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इन केस ऑफ लाइट वेव जो हाई एम्पलीट्यूड बीम लाइट है विल बी ब्राइट, जो हाई एम्पलीट्यूड बीम लाइट होगी वो ब्राइट होगी, जो लो एम्पलीट्यूड होगी वो कम डिम होगी। ओके, सो एम्पलीट्यूड इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ द वेव। सिर्फ एम्पलीट्यूड एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट करते हैं। तो कहते हैं अदर फैक्टर इसका फ्रिक्वेंसी आ जाता है। फ्रिक्वेंसी कैसे है कि एक वेव पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की वो ट्रांसमिट करती है ज़्यादा एनर्जी पर सेकेंड अगर उसकी हायर फ्रिक्वेंसी होगी। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आप मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि एक वेव जो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की एक वेव जो है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करेगी पर सेकेंड अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज मोर वेव उसमें से ज़्यादा वेव पास करेंगी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इसी तरह करें एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दो फैक्टर हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफर वेव के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ओके, सो उसके बाद है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट इको एंड उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग वेव एनर्जी। सो यहाँ था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर किया करें आगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।